हाँ जी बच्चों, अब बैंकिंग कंपनी को ख़त्म करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और एक बड़ा टॉपिक ले रहे हैं और वो है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब होता है जितने कैपिटल की आवश्यकता हो उतनी कैपिटल हमारे पास है कि नहीं है, इसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। इसके नॉर्म्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? दरअसल 1988 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बेज़ल कमेटी बनाई फॉर बैंकिंग सुपरविज़न, और उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें दी। इस कमेटी को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि बैंक बहुत अधिक लैंडिंग ना कर दें, टू स्टॉप रेकलेस लैंडिंग बाय बैंक। बैंक पैसा कमाने के चक्कर में, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अपना बहुत सारा पैसा लोगों को लोन के रूप में ना दे दें कि साहब ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा इसका उद्देश्य था टू स्ट्रेंथन द साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में साउंडनेस बढ़े और स्टेबिलिटी बढ़े, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई। और तीसरा था कि डिफरेंट कंट्रीज में जो बैंक काम कर रहे हैं उनके साथ इंडियन बैंक्स का कंपैरिजन हो सके, क्योंकि वहां पर भी बैंकिंग सिस्टम है, आजकल ग्लोबलाइजेशन है, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खाली भारतीय बैंकों पर ही निर्भर नहीं है, वो विदेश के भी बैंक से लोन ले सकते हैं, लेते हैं। अभी कल ही अनिल अंबानी का केस छपा कि उन्होंने कहा कि चाइनीज बैंक से उन्होंने बहुत सारा रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए लोन लिया था, और यूके की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जहां उनको पैसा वापस करने के लिए कहा गया, और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने वकीलों की फीस भी घर के गहने बेच करके पे कर रहा हूं और एक ही गाड़ी में चलता हूं। तो ये बात सच है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इंडियन बैंक भी अपनी पोजीशन को साउंड नहीं करेंगे तो कोई लोन क्यों लेगा इनसे? और फिर इंडिया से भी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, उनकी कंपनियां भारतीय बैंकों से लोन लेती हैं। तो इन सब में इंडिया की पोजीशन, इंडिया बैंक की पोजीशन अच्छी करने के लिए, साउंड करने के लिए, स्टेबल करने के लिए बेज़ल कमेटी बनाई गई, और उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन को कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म कहा गया। और उसके मुताबिक बेज़ल 2 में एक परसेंटेज बताई गई। रिफॉर्म्स करने के बाद, बेज़ल 1 कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बेज़ल 2 कमेटी भी बनी, और उन्होंने इसमें कुछ सुधार भी किए दिसंबर 2010 में। तो आरबीआई ने फिर एक अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, और उसके मुताबिक किसी भी बैंक को कम से कम 9% कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होगा। 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये किसी भी बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। एवरी बैंक शुड मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल फंड एंड रिस्क असेट्स। देखिए, बिजनेस में बहुत सारी असेट्स ऐसी होती हैं, खासकर बैंक की, जिस पर बहुत अधिक रिस्क होता है। जैसे
बैंक ने लोन दे रखा है तो बैंक के लिए असेट है, तो उस पर रिस्क है। रिस्क कम भी हो सकता है, रिस्क ज्यादा भी हो सकता है। बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, वहां कोई रिस्क नहीं है। बैंक के पास अपना कैश है, वहां जीरो रिस्क है। बैंक के पास आरबीआई में पैसा पड़ा हुआ है, वहां जीरो रिस्क है। यानी कुल मिलाकर के बैंक की असेट्स का अलग अलग रिस्क का कैलकुलेशन किया जाता है। रिस्क का कैलकुलेशन किया जाता है कि बैंक की जितनी भी असेट्स हैं उसमें अलग अलग परसेंटेज के रिस्क का कितना वेटेज है, और उसका टोटल कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। और उसका कंपनी के कैपिटल फंड के साथ रेशियो निकाला जाता है। वो 9% होना चाहिए। ये बेजल 2 की कमेटी की रिकमेंडेशन में जो आई, उसमें फिर आरबीआई ने गाइडलाइन इशू की। इसका फॉर्मूला बनाया उन्होंने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बराबर कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स प्लस ऑफ OFF ऑफ बैलेंस शीट आइटम मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कार यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। और ये कुल मिलाकर के ये कहा गया कि ये फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है कि कोई भारत का बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, उसकी पोजीशन कितनी साउंड है। यानी जितनी उसने रिस्क वेटेड असेट्स लगा रखी हैं अपने बिजनेस में, कैपिटल फंड उसके कितने बराबर है। और यह भी कहा गया था बेजल 2 की नॉर्म्स में कि कोई भी बैंक अपनी कोर कैपिटल, अभी बताया जाएगा कोर कैपिटल के बारे में, कोर कैपिटल के 22 टाइम्स तक ही लोन दे सकता है। कोई भी बैंक अपनी कोर कैपिटल के 22 गुना तक लैंड कर सकता है, यानी कि उधारी दे सकता है। ये बेजल 2 कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अब यहां पर बात आती है कि कैपिटल फंड एक्चुअल में क्या है। इन दोनों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हर कंपनी में कैपिटल फंड भी निकाल लिया करेंगे, रिस्क वेटेड असेट्स और ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर 9% या उससे आसपास है तो हम कहेंगे कि बैंक की सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के मुताबिक बैंक ने अपना ये रेशियो मेंटेन किया हुआ है। और अगर ज्यादा कम है तो हम बता देंगे कि साहब बैंक ने गलती कर रखी है, इसको सुधारना होगा। ऐसी कंडीशन में कैपिटल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है टीयर 1 कैपिटल। इसे कोर कैपिटल भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कोर कैपिटल। जो अभी बताया गया था कि कोर कैपिटल के 22 गुना तक कोई भी बैंकिंग कंपनी लोन दे सकती है। और दूसरी कैपिटल होती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल यानी दोनों कैपिटल्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक कोर कैपिटल और एक टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल। अच्छा जी, अब
क्या क्या है टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में। ये जो टीयर 1 कैपिटल है, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट परमानेंट and readily available support to a bank against unexpected losses. यानी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट में ये बैंक को मोस्ट परमानेंट और रीडली अवेलेबल सपोर्ट देती है, क्योंकि ये कोर कैपिटल है। ये वो कैपिटल है जो बेस है किसी बैंक का। आपने अभी बैंक ऑडिट में ये पढ़ा होगा कैपिटल एडिक्वेसी का, आपको फिर वापस रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल होगी? पेड अप कैपिटल यानी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ दैट बैंकिंग कंपनी, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और शेयर प्रीमियम और डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स। डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स यानी वो रिजर्व्स फ्री जो डिविडेंड को पे करने के लिए अवेलेबल है और जिसको उस बैंकिंग कंपनी ने डिस्क्लोज कर रखा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस टीयर 1 कैपिटल में परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी शामिल किए जाते हैं। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। इसके बाद इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और कैपिटल रिजर्व जो कि असेट्स को सेल करके बैंक द्वारा प्राप्त की गई हैं, इन सब को हम टीयर 1 कैपिटल में शामिल करते हैं। यहां पर एक बात और कही गई है कि बैंक चाहे तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली प्रॉफिट भी कंप्यूट करके टीयर 1 कैपिटल में इसे ऐड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर ऐसा करना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने ये कहा है कि हमको क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिजल्ट भी आपके कितने हैं वो इसमें जोड़ने हैं, तो आप इसमें अपने प्रॉफिट का इंक्लूजन कर सकते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली, जैसा कि उसमें कहा गया हो। दूसरी चीज, अब ये तो सारी चीजें इसमें ऐड करने की थी, इसमें दो चीजें लेस करने के लिए भी होती हैं टीयर 1 कैपिटल में। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, जैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे अमेलगमेशन वाले चैप्टर में, जैसे आप किसी कंपनी की नेट असेट्स निकालते हैं, आगे आने वाले समय में जब मैं AS 30 करवाऊंगा तो EPS है, वो बहुत इंपॉर्टेंट AS है, जरूर आता है, तो उसमें भी आप वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे बिजनेस की, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो EPS, बेसिक EPS आ जाता है। खैर, तो ऐसी कंडीशन में इन सबके टोटल में से क्या क्या लेस करेंगे? इनटेंजिबल असेट्स एंड लॉसेस। ठीक है, एक तो करंट पीरियड वाले और जो ब्रॉट फॉरवर्ड होकर के आए हैं पिछले पीरियड्स के, और DTA, डेफर्ड टैक्स असेट्स, ये आप इसमें से लेस कर देंगे। क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स
resulted in an increase in tier 1 capital or a bank without any tangible asset being added to the bank's balance sheet. तो DTA भी है, वो भी एक intangible asset की तरह ट्रीट किया जाता है जब तक कि इसके लिए आपने कोई टेंजेबल असेट को एसोसिएट ना किया हो, तो उसे भी आप यहां पर क्या कर देंगे, आप उसे लेस कर देंगे। तो ये आ गई टीयर 1 कैपिटल। अब इसके बाद टीयर 2 कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो कोर नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, मतलब परमानेंट का मतलब लेस परमानेंट है और लेस रीडली अवेलेबल है। ये तो रीडली अवेलेबल थी, लेकिन ये वो होती है जो लेस परमानेंट है और लेस रीडली अवेलेबल है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या है, इसमें शामिल करते हैं अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, वो रिजर्व्स जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है। इसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसके बाद जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व। इसके अलावा हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट्स, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ये सारी चीजें टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। अनडिस्क्लोज रिजर्व क्या है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं और इनको कोई भी कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती, अनडिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स होते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व यानी असेट्स को रीवैल्यू करने पर अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम अपने बिजनेस में रीवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करते हैं और ये परमानेंट नहीं होती, असेट्स की वैल्यू अभी बढ़ी है तो वो इसमें शामिल की जाती है। जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व, इसमें भी एक छोटी सी सीलिंग लगाई गई है कि ये 1.25% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड असेट्स, टोटल रिस्क वेटेड असेट्स तक ही टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। यानी फ्लोटिंग प्रोविजंस, वो प्रोविजन जो घटते बढ़ते रहते हैं, held by the banks, which is general in nature and not made against any identified asset, किसी भी identified asset के लिए नहीं बनाए गए हैं, may be treated as a part of tier 2 capital within the overall ceiling of 1.25% of total risk weighted assets। ये सीलिंग लगा दी गई है। और excess provision which arise on sale of NPAs would be eligible tier 2 capital subject to the over ceiling on 1.25% of total risk weighted assets। इसके बाद हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, सबऑर्डिनेटेड डेट्स हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट है, ठीक है, वो इसमें शामिल किया जाएगा टीयर 2 कैपिटल में। अच्छा जी, चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जब आप टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल, यहां पर भी एक क्वांटम है टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का। क्या है कि टीयर 2 कैपिटल इज लिमिटेड
to a maximum of 100% of tier 1 capital. It is limited. Tier 2 capital is limited to a maximum of 100% of tier 1 capital. टीयर 1 कैपिटल के 100% से मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर टीयर 2 कैपिटल नहीं होनी चाहिए। चलो, अब इन दोनों के कैपिटल के टोटल करने के बाद इसमें से कुछ लेस किया जाएगा। डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल ऑफ बोथ कैपिटल, दोनों कैपिटल में से जो आपने टोटल किया है टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का, आप इसमें कुछ लेस करेंगे। और वो क्या है? पहला है इक्विटी और नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। यानी कि इक्विटी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी सब्सिडरी कंपनी में, या नॉन इक्विटी भी कर रखा है, आप उसे यहां पर लेस कर देंगे अपने टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में। ठीक है, इसके लिए लिखा हुआ है, मैं आपकी स्टडी से ही पढ़ रहा हूं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक इन द इक्विटी एज वेल एज नॉन इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए सब्सिडरी which are recowned towards its regulatory capital as per norms prescribed by the respective regulator should be deducted at 50% each from tier 1 and tier 2 capital of the parent bank while assessing the capital adequacy of the bank on solo basis under the Basel I framework। आपको 50-50% लेस करना है टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में से। और क्या लेस करना है? क्रेडिट इनहेंसमेंट पर्टेनिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स। यानी कि किसी भी तरह का अगर आपने अपनी स्टैंडर्ड असेट्स के लिए, उसकी सिक्योरिटाइजेशन के लिए कोई क्रेडिट को बढ़ाया है, क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाया है, क्रेडिट इन्हांस किया है, तो आप उसे भी इसमें से लेस कर देंगे। यहां फर्स्ट लॉस फैसिलिटी, सेकंड लॉस फैसिलिटी और थर्ड पार्टी का क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी, अंडरराइटिंग बाय एन ऑर्गेनाइटर, अंडरराइटिंग बाय थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, इन सब को इसमें जो एनहांस किया गया है स्टैंडर्ड असेट्स में क्रेडिट का, उसे आप क्या करेंगे? उसे यहां पर लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, इन दोनों का टोटल कर लिया, उसमें से ये चीज लेस कर दी। अब यहां पर आपकी स्टडी में पेज नंबर 8.44 पर फॉरेन बैंक की भी टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल के बारे में कहा गया है। क्या क्या है? एज इन केस ऑफ इंडियन बैंक्स, कैपिटल फंड्स ऑफ फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया would also comprise of tier 1 capital and tier 2 capital. Tier 1 capital of a foreign bank would comprise the following elements: interest free funds from head office kept in a separate account in Indian books specifically for the purpose of meeting the capital adequacy norms। ऐसे कोई इंटरेस्ट फ्री फंड हेड ऑफिस में अगर उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं आपकी फॉरेन बैंक्स ने, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। Innovative instrument eligible for inclusion as tier 1 capital, statutory reserves and remittable surplus retained in Indian banks which is not repatriable so long as the bank functions in India। tier 2 capital में नीचे वाले एलिमेंट शामिल होंगे। एलिमेंट्स ऑफ टीयर 2 कैपिटल एज एप्लीकेबल टू इंडियन बैंक्स एंड हेड ऑफिस बोरोइंग्स रेज्ड इन फॉरेन करेंसी फॉर इंक्लूजन इन अपर टीयर 2 कैपिटल सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ये फॉरेन बैंक्स के बारे में थोड़ी मोटी बात कही गई है। अब इसके बाद दूसरी चीजें आती हैं जो फॉर्मूले में थी, वो है रिस्क एडजस्टेड असेट्स।
यानी वो असेट्स जिनका की रिस्क एडजस्टेड असेट्स हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे यहां पर आपकी ब्रीफ में एक लिस्ट दी गई है कि कैश बैलेंस विद आरबीआई 0% रिस्क वेट है, बैलेंसेस इन करेंट अकाउंट विद अदर बैंक्स में 20% का रिस्क वेट है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0 है, अदर इन्वेस्टमेंट में 100% है, लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0 है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस में 100% है, बैंक प्रेमिसेस फर्नीचर एंड फिटिंग में 100% है, ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम में 100% है, और नॉन फंडेड एक्सपोजर्स ऑफ रियल एस्टेट में 150% का रिस्क है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी या लोन्स एंड एडवांसेस जो कि गारंटीड बाय द गवर्नमेंट होंगे, उसमें 0% रिस्क होगा, ये ध्यान रखिए। आरबीआई के पास कोई कैश होगा तो उसमें भी रिस्क 0 माना जाता है, लेकिन अदर बैंक्स के पास यदि इस बैंक के करेंट अकाउंट हैं, सबके होते हैं अपने अपने अलग अलग बैंक्स में, तो वहां 20% का रिस्क है, और बैंक की प्रेमिसेस फर्नीचर फिटिंग्स इन सब में 100% का रिस्क होता है, और अदर इन्वेस्टमेंट में भी 100% का होगा, खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले में 0% का होगा। ये ध्यान रखिए। लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, और उस बड़ी लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, मैंने दे रखी है, बहुत लंबी 2-2.5 पेज की है, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप वो पार्ट कर ही नहीं पाएंगे, मेरे नोट्स में है। तो इसीलिए खाली इंपॉर्टेंट वेट्स को कार का वैल्यूएशन करते वक्त ये बताया गया है। तो ये 6-7 हैं, लर्न हो जाएंगे, जैसे कैश बैलेंस, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैलेंस के लिए 0%, आरबीआई के पास जो भी बैंक है बैलेंस है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 0% है, लोन्स एंड एडवांसेस जो गवर्नमेंट ने गारंटी किए गए हैं 0 है, अदर बैंक्स के पास 20% है, अदर इन्वेस्टमेंट 100% है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस 100% है, बैंक प्रेमिसेस फर्नीचर फिटिंग 100% है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% है, बस खाली रियल एस्टेट में नॉन फंडेड एक्सपोजर में 150% है। नॉन फंडेड एक्सपोजर्स ऑफ रियल एस्टेट, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो ये रिस्क वेटेड असेट्स 5, 7, 8 ही दी जाएंगी। ये टोटल करने के बाद आप टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के टोटल के साथ इसे कंपेयर करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। आपको एक इलस्ट्रेशन दिया गया है अपनी स्टडी में, इसको जरा देखते हैं। देखिए, इन्होंने टीयर 1 कैपिटल सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया 480 लाख की, ये दिया गया था आपके क्वेश्चन में। स्टैट्यूटरी रिजर्व ले लिए हैं पूरे 280, कैपिटल रिजर्व ले लिया है, उसमें से खाली उतना जो कि असेट्स को बेच करके मिला है 280 लाख का, और बाकी बचा हुआ कहता है ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड द बैलेंस ड्यू टू सेल। तो आपको कैपिटल रिजर्व लेना है सिर्फ उतना जितना कि असेट्स को सेल करके आपको मिला है। तो 1210 में से 280 आपने लेस कर दिया, क्योंकि 280 रीवैल्यूएशन के लिए था, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए था, वो आपने लेस करके 930 इसमें ऐड कर दिया। तो ये टोटल आ गया आपका टीयर 1 कैपिटल। अब टीयर 2 कैपिटल में 280 वाला रीवैल्यूएशन का रिजर्व आ गया, और अब इसमें अब इसमें डिस्काउंट लेस किया गया है टू द एक्सटेंट ऑफ 55%। ये डिस्काउंट क्या है रिवैल्यूएशन वाला, अब जरा अपना वापस ले आइएगा, जो कि अभी आप पढ़ रहे थे। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है
it would be prudent to consider revaluation reserve at a discount of 55% while determining their value for inclusion in CET1 capital. ये याद रखिए 55% आपको लेस करना है, ये नॉर्म है जिसे आपको मेंटेन करना है। तो 55% आपने इस 280 में से लेस कर दिया, तो ये निकल के आ गई आपकी कैपिटल फंड 770.56। अब इसके बाद रिस्क वेटेड असेट्स क्या क्या था इसमें? कैश बैलेंस विद आरबीआई 0 है 480, तो 480 इंटू 0, अमाउंट इन लैक्स 0 आ गया। कहीं ऐसा मत कर बैठना कि 0 को मल्टीप्लाई करके या 480 लिख बैठना, जब रिस्क ही नहीं है तो वो रिस्क वेटेड असेट 0 हो गई। इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस विद अदर बैंक्स 1250, इसका 20% होता है, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद क्लेम्स ऑन बैंक्स 28.50 है, ये दूसरे बैंक्स का है तो स्वाभाविक है इसका भी 20% हो गया। अदर इन्वेस्टमेंट 782.50 है, पूरा 100% होता है। लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0%, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खाली पब्लिक सेक्टर पढ़ा तो हम वहीं रुक गए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया अंडरटेकिंग से, तो ये भी 0%। इसके बाद अदर्स 520250 पूरा 100%, प्रेमिसेस फर्नीचर एंड फिक्चर्स पूरा 100%, अदर असेट्स पूरा 100%, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट पूरा 100%। ठीक है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। अब इन सबका टोटल किया आपने तो ये निकल के आ गया 178.90, ये रिस्क वेटेड असेट्स का टोटल हो गया। अब आपने जो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का टोटल कर रखा था वो आपने ले लिया 770.56 ये था, डिवाइडेड बाय ये ले लिया इनटू 100, तो 7.65% ये आ गया आपका रेशियो। जबकि एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था 9%, तो नीचे एक लाइन ले ली गई, एक्सपेक्टेड रेशियो इज 9%, सो द बैंक हैज टू इंप्रूव द रेशियो बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्दर टीयर 1 कैपिटल, क्योंकि टीयर 1 कैपिटल को ही बैंक परमानेंटली बढ़ा सकता है। तो आपसे कहा गया फर्दर टीयर 1 कैपिटल को बढ़ा करके शेयर इशू करके कंपनी को इसे 9% के बराबर पहुंचाना है। दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1, या इलस्ट्रेशन एक ही है आपकी स्टडी में कैपिटल एडिक्वेसी निकालने के लिए। अब आपकी बैंकिंग कंपनी में सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया है, और वो मैं निकाल रहा हूं, और वो है इन्वेस्टमेंट अगर कोई बैंक करता है तो उसे किस किस कैटेगरी में दिखाना है। एक सेकेंड अभी निकालता हूं मैं, मेरी बुक में लास्ट में एक टेबल बनी हुई है वो निकाल लीजिए आप। आपकी स्टडी में भी वो होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेने की, अगर मिल जाता है तो वो यस ये आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और ये क्लासिफिकेशन कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी 3 तरीके से करती है। एक हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी उसे मैच्योरिटी पीरियड तक अपने पास रखेंगे, मैच्योरिटी पीरियड तक उसे अपने पास हम रखेंगे, यानी उससे पहले हम इस इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करेंगे। दूसरा वो करती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करती है जो कि ट्रेडिंग के लिए, मतलब बैंक उस सिक्योरिटी का व्यापार करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करती है। और तीसरा अवेलेबल फॉर सेल, यानी ऐसी सिक्योरिटीज में बैंक इन्वेस्टमेंट करती है जो पहली वाली 2 कैटेगरीज में नहीं आती,
और वो अवेलेबल फॉर सेल है किसी भी टाइम पर। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पहला मैच्योरिटी, एक कंडीशन भी लगा दी गई है कि बैंक अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जो मैच्योरिटी पर ही बैंक इकट्ठा करेगा, यानी उससे पैसा अपना वापस लेगा। कोई सिक्योरिटी 10 साल की है तो बैंक का पैसा 10 साल तक फंस गया। 15 साल की कोई सिक्योरिटी ली है तो 15 साल तक पैसा फंस गया। 20 साल की ली है तो 20 साल तक फंस गया, और बैंक उससे पहले इन सिक्योरिटीज को बेचेगा नहीं। तो ऐसी सिक्योरिटीज को हेल्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्म है। और बाकी दोनों सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल है, इन दोनों का मिलाकर के 75% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद इसमें और क्या कहा गया है, मैं इस लाइंस को थोड़ा पढ़ लेता हूं। कहता है सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय बैंक्स विद द इंटेंशन टू होल्ड देम अप टू मैच्योरिटी शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। Currently, the banks are permitted to exceed the limit of 25% of the total investment under held to maturity category, provided the excess comprises of SLR securities and total SLR securities held under HTM category are not more than 20.5% of NDTL। यानी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा कि जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपके पास एक्सेस जो होना चाहिए, वो आपका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व था, उनमें से आप इसको बढ़ा सकते हैं, और 20.5% ऑफ एनडीटीएल दिया गया है इसमें, उससे आप अपनी हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली सिक्योरिटीज होंगी। ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको कोई भी बैंकिंग कंपनी मार्केट में रेट बढ़ने पर इसका ट्रेडिंग कर सकती है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज कहते हैं। और अवेलेबल फॉर सेल जो इन दोनों में शामिल नहीं होती हैं, उनको हम अवेलेबल फॉर सेल वाली सिक्योरिटीज में शामिल करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसका आएगा तो इसके लिए वैल्यूएशन आता है कि वैल्यूएशन आप किस तरीके से करेंगे इन सिक्योरिटीज का। तो उसके लिए लिखा है जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज होती हैं नीड नॉट बी मार्क्ड टू मार्केट। मार्केट के हिसाब से उनको अपनी बुक्स में शो करने की जरूरत नहीं होती। दे शुड बी कैरिड एट एक्विजिशन कॉस्ट। वो एक्विजिशन कॉस्ट पर ही कैरिड होती हैं, अनलेस इट इज मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से अगर वो ज्यादा ना हो, इन विच केस द प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। अगर आपने उसे अधिक मूल्य पर खरीदा है तो जितना आपने प्रीमियम दिया होगा वो उन सिक्योरिटीज की लाइफ से डिवाइड करके आप अमोर्टाइज कर लेंगे। द बैंक शुड रिफ्लेक्ट द अमोर्टाइज्ड अमाउंट इन शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। आपको याद होगा इंटरेस्ट अर्न का हम बनाते हैं शेड्यूल 13। 14 में अदर इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में से एज ए डिडक्शन आप लेस करेंगे। शेड्यूल 13 में जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आप दिखाते हैं उसमें से प्रीमियम का अमोर्टाइज्ड फिगर लेस करके तब आप इसे शो करेंगे। However, the deduction need not be disclosed separately. The book value of the securities should continue to be reduced to the extent of the amount amortized during the relevant accounting period. ये कब है? जब आपने उसे ज्यादा में खरीदा गया हो। As per AS 13, only permanent diminution in the value of such investment under held to maturity category should be provided for. Such diminution should be determined and provided for each investment individually. ये याद रखिए, AS 13 में आपने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर है
उस सिक्योरिटी में अगर कोई परमानेंट डिमिनिशन हो जाता है वैल्यू में, तभी आप उसका प्रोविजन बनाएंगे, अदरवाइज आप उसका प्रोविजन नहीं बनाएंगे। और ये प्रोविजन भी हर इन्वेस्टमेंट का इंडिविजुअली बनाया जाता है। इसके बाद अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, द इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स इन द अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी शुड बी मार्क्ड टू मार्केट क्वार्टरली और एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। आपको इसे क्वार्टरली या और ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर मार्केट के हिसाब से शो करना पड़ेगा। और द गाइडलाइंस हाउएवर डू नॉट परमिट ऑफसेटिंग ऑफ गेन्स एंड लॉसेज across different categories. The book value of the individual securities would not have undergone any change after the marking to market. In other words, the depreciation or appreciation in value of individual scrips in accordance with the above methodology would not be credited to individual scrip account but would be held collectively in a separate account. यानी जो भी गेन होगा या डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगा वो इसमें नहीं आएगा, यानी उस सिक्योरिटी में ऐड नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या करेंगे, हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, जिसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी शुड बी मार्क टू मार्केट एट मंथली और एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल। यानी ये मंथली है, अवेलेबल फॉर सेल में क्वार्टरली था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द बुक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इन दिस कैटेगरी वुड ऑल्सो नॉट अंडरगो एनी चेंज आफ्टर मार्किंग टू मार्केट। यानी बुक वैल्यू में यहां भी कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर वही बात है कि आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना सकते हैं और मिनिमम 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट नीचे लिखा हुआ है, इसकी गाइडलाइंस में लिखा है, बैंक्स आर एडवाइज टू बिल्ड अप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ए मिनिमम 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के पीरियड में 5% तक आप इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई और बात होगी तो मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा, अदरवाइज कोई विशेष इसमें कोई और बात नहीं है। तो इसी के साथ आपका बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट क्लोज हो गए। आप स्टडी के तो सारे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा अगर आप मेरी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको करने हैं। और बैंकिंग कंपनी का वेटेज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 to 10 मार्क्स के बीच में रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही मैक्सिमम आए हैं, और वही प्रोविजन बनाने वाले मैक्सिमम आए हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वाले आए हैं, और कभी कभी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म निकालने का भी इसमें आया है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बार चैप्टर अमेंड हुआ है, और अमेंड होने की वजह से बैंकिंग कंपनी में इस बार आने के चांस जरूर बनते हैं। चलिए, अब आप इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अब आपके सिलेबस का जहां तक सवाल है, एक तो एएस बचे पड़े हैं, बहुत सारे हैं इस बार, और इसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है, कंसोलिडेशन है, और एनबीएफसी है। ये कुल मिलाकर के 4, दिखने में 4 हैं, लेकिन 25 नंबर के एएस खाली एएस 14 ही हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि लिक्विडेशन करने के बाद फिर एक बार एएस जल्दी से शुरू करके ख़त्म करें, और फिर कंसोलिडेशन और एनबीएफसी ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो उनको पूरा किया जाए। बस ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कम से कम 15 दिन और एग्ज़ाम बढ़ जाएं तो हम आसानी के साथ इन चैप्टर्स को कर लेंगे। दैट्स ऑल।